की वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन पढ़ती है ना। इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फर्क क्या है? अब केमिकल से जो एनर्जी बन रही है केमिकल एनर्जी है ना, अगर इलेक्ट्रिकल से जो एनर्जी बन रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो केमिकल एनर्जी मतलब जैसे जो सेल वगैरह में होती है ना जो एनर्जी, जैसे बैटरी है, इन्वर्टर वाली बैटरी, उसमें जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। उससे जो लाइट वगैरह जल रही है ना उसको केमिकल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होती है जैसे ये जो लाइट अभी चल रही है, फैन वगैरह चल रहे हैं ना, अगर इन्वर्टर्स नहीं चल रहे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमने केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखा तो उसके लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है? या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? बोलिए, केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल वाले का तो डेनियल सेल है, गैल्वेनिक। यस, गैल्वेनिक सेल। मतलब केमिकल एनर्जी जो है वो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है तो हम बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल। ओके, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, इट मींस जो हमारी जो बैटरी है ना, जो सेल है ना, घड़ी वाले जो सेल हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। वैसे तो ये ड्राई सेल होते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इतनी बात तो क्लियर हो गई। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो बता सकते हो। नो सर। ओके, चलो आगे की कहानी हम लोग देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगे वाला पार्ट। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे और बहुत अच्छी से थॉरली जो है वो उसको जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है कंडक्शन। कौन सा पार्ट है? कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन? चलो, कंडक्शन बाद में हम लोग, पहले हम लोग इसकी कंडक्टिविटी देख लेते हैं या कंडक्टेंस देख लेते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अच्छा, अगर जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते होंगे उनको बोलते हैं कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करते हैं तो वो चीजें जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है।
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के दो टाइप होते हैं ना, कौन कौन से? एक हम बोल सकते हैं, पहला कंडक्शन है, जैसे मान लो हमने इसको बोला मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर होते क्या है? मेटल्स में फ्री आयंस होते हैं ना, द कंडक्शन ड्यू टू फ्री आयंस, है ना, या हम बोल सकते हैं फ्री आयंस नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, अगर करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? मेटेलिक कंडक्टर। और अगर देखो इलेक्ट्रोलिटिक है, इलेक्ट्रोलिटिक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इससे याद रखो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में जैसे NaCl है, HCl है, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होती है। द कंडक्टर which conducts which can conduct electricity due to free ions, movement of free ions। तो यहाँ पे फ्री आयंस या हम बोल सकते हैं आयंस। अब आयंस ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा, नहीं, आयंस जो है वो पॉजिटिव निगेटिव जो है वो दोनों आयंस होने चाहिए, तभी कंडक्शन जो है वो पॉसिबल है। दोनों के दोनों आयन से तभी कंडक्शन पॉसिबल, नहीं तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं। और एक चलो, अच्छा दूसरी चीज क्या है भाई? मेटेलिक कंडक्टर, और इसमें क्या है? इसमें और पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर। सर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर समझ नहीं आया। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं, Na प्लस और Cl माइनस है। अब Na प्लस और Cl माइनस है तो वो तो आयंस हुए ना, तो जिसमें आयंस की वजह से करंट का फ्लो हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो हो उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है। दूसरा अगर डेफिनेशन की बात करें, इसमें कोई भी भाई जो मेटल है, अगर उसको उसके ऊपर करंट का फ्लो कर दिया जाए तो मेटल, जैसे आयरन है तो कॉपर का बन जाता है क्या? बोलो नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, डज नॉट इन्वॉल्व, does not involve any changes in chemicals। मतलब केमिकल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते। हाँ, इसमें होते हैं भाई, अगर NaCl है तो वो सॉल्ट है, और अगर टूट गया, ब्रेक हो गया, तो Na प्लस और Cl माइनस बन जाए, Na प्लस और Cl माइनस। तो इसमें हम बोल सकते हैं इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है, वो तुम लोग ध्यान से देखो। ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज, क्या डिफरेंस हो सकता है? थर्ड, आयंस की वजह से मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई भी मेटेलिक कंडक्टर हुआ ना, तो उसमें कंडक्टिविटी पावर जो है, या हम बोल सकते हैं कंडक्टिंग पावर इज वेरी हाई। कंडक्टिंग पावर हाई। अच्छा, इसमें इसमें आयंस की वजह से जब तक आयंस का मूवमेंट होगा तभी तक कंडक्टिविटी होगी। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी पावर जो है, या कंडक्टिंग पावर इज लो एज कंपेयर टू मेटेलिक कंडक्टर। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से सारी चीजें समझ लें। ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखने को भी आती है ना, तो आराम से ये तुम लोग डिफाइन कर सकते, लिख सकते। सर ठीक है। आपने ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का सेकंड पार्ट में क्या लिखा है?
involve chemical changes, involve chemical changes. Okay. ओके अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात जो है वो ऐसी है कि कंडक्टेंस की जो टर्म है ना, वो टर्मोलॉजी जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। कंडक्टेंस टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो कंडक्टेंस जो होता है वो कैसे डिनोट करते हैं? अरे कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है ना, फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो सर कंडक्टेंस लैम्डा। सी से डिनोट करते हैं, या एनसीईआरटी में जी से डिनोट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जी से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अरे रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करते हैं कि नहीं करते? करंट के फ्लो का अपोज करते हैं, तो इसकी यस वजह से सर। तो। और कंडक्टेंस जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, वो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ आर। आर मींस जो है वो रेजिस्टेंस, एंड आर जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस, एंड जी क्या है? कंडक्टेंस। अच्छा यूनिट बता दो कंडक्टेंस की यूनिट, पर ओम। ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और कंडक्टेंस की यूनिट हो गई ओम इनवर्स या पर ओम, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की पहले बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है बच्चों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। कापा। यस, है ना। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं या के से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिग्मा से ही डिनोट करना है, नहीं के से डिनोट करना है, एनसीईआरटी में दिया होता है, ठीक है। फिजिक्स में सिग्मा से डिनोट करते थे, कप्पा बोलते थे, है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? देखो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। हमने एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है ना वो हमने एल सपोज कर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो ए है। ये एक कंडक्टर है या एक सेल है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए, और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हम एक रो लगाते हैं। ध्यान देना, क्या लगाते हैं? रो, रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। अब यहाँ पे जो रो है ना बच्चा, रो क्या है? देखो, रेसिस्टिविटी। यस रेजिस्टिविटी, वेरी गुड, ठीक है। अगर हम रो की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला है रो एल बाई ए। रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो चाहे रेजिस्टिविटी बोलो, दोनों बात सेम, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आ गया है आर
इक्वल्स टू रो एल बाई ए। याद रखना ये फॉर्मूला। अगर हमने बोला कि भाई क्वेश्चन आया कि रजिस्टिविटी फाइंड आउट करो, तो रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल हो सकता है क्या? यस, ए बाई एल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो बताओ मुझे कि अगर रजिस्टिविटी जो है, भाई कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो K है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो रो की वैल्यू यहां पे पुटअप कर देते हैं, आर ए बाई एल। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 1/r एल बाई ए। मतलब आ गया फॉर्मूला K इक्वल्स टू 1/r एल बाई ए। ये आ गया। अब यहां पे ये K क्या है, सारी चीजों के बारे में हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। K इज स्पेसिफिक रजिस्टर, सॉरी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी, R resistance, and L length of, किसकी लेंथ है? एंड दिस वन इज एरिया। लेंथ जो है वो जो भी सेल यूज किया गया है ना, उसकी लेंथ है। बच्चे लोग अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। फॉर्मूला याद कर लो, K इक्वल्स टू 1/r L बाई ए। तो सभी लोग ध्यान दें, जब तक टर्म एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम लोग टर्म एग्जाम के ही चैप्टर्स पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में मैंने बताया हुआ था कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, और वो सारे चैप्टर्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं विथ नीट लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल बोर्ड लेवल, नीट लेवल के साथ साथ पीवाईक्यूज भी और काफी क्यू एमसीक्यूज भी। तो वो सारी चीजें सर जो करते रहने टेस्ट हैं। लेंगे, जो टेस्ट आएगा ना तो 3 आवर का, उसमें बस इसी चैप्टर का टेस्ट होगा ना? हाँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो टेस्ट होगा ना, टर्म 2 के ही चैप्टर्स आएंगे उसमें। ओके। ओके सर फिर ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम लोगों का टर्म 2 के साथ साथ जो नीट के रिस्पेक्टिव जो चैप्टर्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं। चलो, तो ये हो गया। फॉर्मूला याद करो जल्दी से। याद हो गया फॉर्मूला? अच्छा, इसकी यूनिट बताओ मुझे। अगर हम यूनिट की बात करें तो 1/r है, तो 1/ओम, या हम ऐसे बोल दें 1/ओम। अच्छा, एल क्या है? एल लेंथ है, मान लिया मीटर, और ये क्या है? एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1/ओम इंटू मीटर। हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस, बोल सकते हैं। तो ये किसकी यूनिट है? कंडक्टिविटी की यूनिट है बच्चे लोग। अच्छा, इसकी रेजिस्टिविटी की भी तो यूनिट होगी। बताओ मुझे, रेजिस्टिविटी की यूनिट बताएं। ओम मीटर। ओम मीटर। यस, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एल, मतलब मीटर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओम मीटर। ओके, ये है यूनिट किसकी? कंडक्ट, सॉरी, रेजिस्टिविटी की। ओके, चलो, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, ठीक है, आगे।
हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हम लैम्डा इक्यू बोलते हैं, या ऐसे बोल दो इन्वर्टेड वी इक्यू, दोनों दोनों तरीके से चलता है। इन्वर्टेड वी इक्यू बोलो, ऐसे बोलते हैं वी ऐसे होता है ना, उसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेड वी इक्यू। ओके, होता क्या है, इन्वर्टेड वी जो होता है वो के इंटू वी, ये क्या है के इंटू वी। के तो पता ही है कंडक्टिविटी, वी जो है वो डाइल्यूशन है। क्या है, डाइल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेशन के, भाई अगर किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन है और उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा। अगर डाइल्यूशन ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो कम। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1/v के बराबर होती है कि नहीं होती, या हम ऐसा बोल सकते हैं v जो है वो 1/c के बराबर, एग्जैक्टली 1/c के बराबर ही तो होती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इन्वर्टेड रिपीट v। कर दो हाँ सर, एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह पे, एक मिनट, v की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, v जो है वो 1/c है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, फिर से देखो भाई, अगर कोई भी चीज कॉन्सेंट्रेटेड है उसके ऊपर वाटर मिक्स कर दो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी कि ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है। तो वही है, अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 1/v। v मतलब होता है डाइल्यूशन, या हम v इक्वल्स टू 1/c ऐसे लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू 1/c, लेकिन c जो है ना, c तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम इसमें मोलारिटी या नॉर्मेलिटी रखें, और अगर नॉर्मेलिटी रखते हैं तो ऊपर 1000 से, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही है ना नॉर्मेलिटी, तो इस कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हमने नॉर्मेलिटी रख दी। ऊपर 1000 जो है वो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में अगर वॉल्यूम ml आता है तो उसमें 1000 ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना थोड़ा बहुत याद होगा, सोल्यूशन इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक फॉर्मूला हो गया, अगर नॉर्मेलिटी है तो इन लैम्डा या इन्वर्टेड वी इक्यू जो है वो k इंटू 1000 डिवाइड बाई n, k इंटू 1000 डिवाइड बाई n, गॉट इट। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको थोड़ा सा याद रखो। अगर इक्विवेलेंट वेट, अरे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तुम लोगों को शायद याद नहीं है ना, चलो मैं बता देता हूं। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में लिखा हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन ये है। तो अगर इक्विवेलेंट वेट कहीं पे आए तो हमें नॉर्मेलिटी रखनी है। फॉर्मूला देख लो जल्दी से फटाफट, क्लियर, ये वाला सर फॉर्मूला, हाँ बोलो। नॉर्मेलिटी हमारे सीबीएसई वाले सिलेबस में तो नहीं था ना? नहीं, पहले सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं नहीं पढ़ा तो सर। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा।
नहीं, इस बार तो नहीं पढ़ाया था 12th में। अच्छा, तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाए, मोलारिटी पढ़ी थी ना, कहाँ पे पढ़ी थी मोलारिटी? सेकंड चैप्टर में सॉल्यूशंस। तो मोलारिटी अगर पढ़ी होगी तो नॉर्मेलिटी भी होगी, शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नॉर्मेलिटी जो है वो बहुत पूछी जाती है, तो ये याद रखना। सर सॉल्ट एनालिसिस में होती है ये तो। नहीं नहीं, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में भी मतलब आते हैं, सॉल्यूशन में भी पढ़ाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई होगी। लेकिन हाँ, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, जब सॉल्यूशन बताएंगे ना तो उसमें पढ़ा देंगे, अगर नहीं पढ़ा तो। चलो, तो एक तो फॉर्मूला पता चल गया, लैम्डा इक्विवेलेंट या इन्वर्टेड वी इक्यू इक्वल्स टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। ये पता चल गया, इन्वर्टेड वी इक्यू इक्वल्स टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। इतनी बात तो क्लियर हो गई बच्चे लोग। अच्छा, यस इसकी सर। यूनिट बताएं, अगर यूनिट पता करी जाए तो इसकी यूनिट जो है, यस कुमकुम था बेटा, ठीक है, अगर इसकी यूनिट पता की जाए तो बताओ क्या होगी। के की यूनिट हमने बताई भी है, नॉर्मेलिटी की यूनिट जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट, इसकी यूनिट जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, लीटर सीएम क्यूब एमएल। सर ओम्स इनवर्स मीटर्स इनवर्स केजी इनवर्स ग्राम इनवर्स इनटू वॉल्यूम। ग्राम नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोलो उसको। चलो मैं बताता हूं, तुम फिर ट्राई करना। के की यूनिट हम लोगों ने देखी थी, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सीएम इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे सीएम लिखा हुआ तो सीएम। अब ये नॉर्मेलिटी नीचे है तो इक्विवेलेंट नीचे आएगा और सीएम जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो सीएम क्यूब और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये वाली चीज क्लियर करना। मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ओम इनवर्स सीएम स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई। फिर से देखना, सर हमने ग्राम को इक्विवेलेंट कैसे लिख दिया? ठीक है, तो ग्राम वेट नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट दोनों चीजें एक साथ है, तो इक्विवेलेंट ही लेते हैं उसका, वेट नहीं है ये, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट है, तो इक्विवेलेंट वेट को इक्विवेलेंट ही लिखते हैं। इधर 1000, तो के की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, इसकी यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन सीएम क्यूब, ऐसा है। अब इसको देखो ना, ऊपर चला जाएगा, यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये यूनिट ध्यान रखना, यूनिट किसकी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट। चेक कर लो बच्चों। सर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में फर्क क्या है? बोलो फिर से। कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? अगर ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है तो ये है, और ये कंडक्टिविटी है, अलग अलग चीजें हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, और कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये अलग चीज है, ये अलग। अभी एक और कंडक्टिविटी आएगी, उस कंडक्टिविटी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर से समझ में आ रहा होगा क्या होती, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर से समझ में आ रहा है कि मोलारिटी,
कुछ टर्म जो है वो मोलैरिटी होगी शायद। ये तो क्लियर हो रहा होगा कि मोलैरिटी है। ओके, अगर मोलैरिटी है तो हम इसको क्या लिखेंगे? अभी नॉर्मेलिटी थी, इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला है। इन्वर्टेड वी EQ की जगह पे हम क्या लिख देंगे? इन्वर्टेड VM। ठीक है, इन्वर्टेड VM मींस मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K इंटू 1000 डिवाइड बाई M। K इंटू 1000 डिवाइड बाई M। ये चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे अपने को ये वाली चीज पता है, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी रख देते, मोलर कंडक्टिविटी है तो यहाँ पे मोलैरिटी रख दी, सिंपल सी चीज। अच्छा, इसकी यूनिट मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यूनिट बताएं। लीटर पर ओम पर नहीं, यहाँ पे 1000 है तो CM ही आएगा। सर बोलो। ओम इनवर्स, मोल इनवर्स एंड देन सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, एकदम से ठीक है। तो इसकी यूनिट तो पता ही है, ओम इनवर्स CM इनवर्स। अब इसकी यूनिट है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन मोल्स, तो पहले मोल ऊपर आएगा और फिर CM क्यूब जो है वो नीचे आएगा, तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ओम इनवर्स CM क्यूब है ना, और इधर जो है वो CM इनवर्स। तो एक CM इनवर्स हो गया है और अपॉन मोल, तो मोल इनवर्स हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो मतलब क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स CM स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? तो ये जो है वो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। बहुत बार पूछा जाता है, डेराइव द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आराम से मतलब फाइंड आउट कर सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चेक करो जल्दी से सारे बच्चे। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हुआ ना तो इन्वर्टेड वी EQ, अगर मोलर कंडक्टिविटी हुआ तो इन्वर्टेड वी M हो जाएगा। बताओ, ये बात अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। अरे कोई तो बोले। यस Yes, सर, sir. समझ आ गया। वाह, बहुत सारे लोग बोले। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है? यस, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये एक फॉर्मूला है। अब n फैक्टर क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यस, n फैक्टर चार्ज का ट्रांसफर, नंबर ऑफ H प्लस है, नंबर ऑफ OH माइनस, है ना। तो हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं n फैक्टर। चलो, तो अगर मोलैरिटी में n फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। उसी को क्या बोलते हैं? VF, वैलेंसी फैक्टर।
ओके, तो हम लोग नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इन्वर्टेड Vm एंड इन्वर्टेड Veq, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनके बीच में हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, एक चीज तो तुम लोगों ने देखना, बहुत सिंपल तरीके से इन्वर्टेड Veq का फॉर्मूला बताओ, कोई फॉर्मूला बताए इन्वर्टेड Veq का। K into 1000 upon n double n. K into 1000 डिवाइड बाई n, तो n को तो हम चेंज कर सकते हैं, n को हम मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं k इंटू 1000 डिवाइड बाई m इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब देखो ये वाली चीज क्या आ गई, बोलो भाई, ये वाली चीज जो है लैम्डा एम। यस, इन्वर्टेड v k इंटू 1000 डिवाइड बाई m इंटू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये वाली चीज जो है वो लैम्डा m है, मोलारिटी है। तो इन्वर्टेड Veq इन्वर्टेड Vm इंटू 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर आ गया। अब देखो रिलेशन आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फॉर्मूला आ गया। चेक कर लो बच्चे लोग, अगर एक की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमने निकाल ली ना, तो बस दोनों चीजें फाइंड आउट हो सकती। तो ये तो था छोटी छोटी मगर मोटी बात। फिर से एक बार सारी जो फॉर्मूले हैं ना उनको याद कराने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारे फॉर्मूलेस हैं ना, तो उनको याद कराने की कोशिश करते हैं, कैसे याद हो सकते हैं। एक्चुअल में जी जो है वो 1 अपॉन आर के बराबर होता था। दूसरा के जो है वो 1 अपॉन आर एल बाई ए के बराबर होता था। ओके, इन्वर्टेड Veq जो है वो k इंटू 1000 डिवाइड बाई n के बराबर होता था। इन्वर्टेड Vm जो है वो k इंटू 1000 डिवाइड बाई m के बराबर होता था। और इन्वर्टेड Vm जो है इन्वर्टेड Veq इंटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर। शायद ये वाले फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़े हुए, एक बार चेक कर लो, क्या यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ? यस सर। Yes, sir. है ना, याद हो गए पूरे फॉर्मूले? फटाफट याद करो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। बोला जा रहा था रेजिस्टेंस ऑफ the resistance of 0.005 m K2SO4 at 25 degrees Celsius is 200 ohm। ठीक है,
सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट is 1 cm inverse. Then find equivalent conductance. Then find equivalent conductance. Okay, चलो find out करें। अच्छा, सेल में कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट होती है? अब घड़ी में सेल लगाया, कुछ सालों बाद जो है वो सेल जो है वो छोटा हो जाता है क्या, या पतला हो जाता है? नहीं, तो साइज सेम रहता है। ठीक है, सेल तो सेल ही रहेगा, साइज भी चेंज नहीं होता है, लेंथ भी नहीं चेंज होती है, और एरिया भी नहीं चेंज होता है, बस उसकी पावर जो है वो खत्म हो जाती है। तो एक और चीज याद रखना, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है L/A, लेंथ और एरिया, ये वाला फॉर्मूला। और L/A सारे बच्चे एक बार देखें और जवाब दें। फॉर्मूला सॉरी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें जल्दी 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 बच्चे लोग। कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, मोलारिटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, सेल कांस्टेंट बताना है। सेल कांस्टेंट दिया गया है, सर एन फैक्टर कैसे पता चलेगा? K2SO4 है ना, तो तो 2 अगर होगा ना। यस K2SO4 है तो उसको हमने डिसोसिएट किया है, तो 2K प्लस और SO4 2 माइनस। $500 आ रहा है। 500, वेरी गुड, ठीक है, तो 500 राइट आंसर है। बाकी बच्चों का जल्दी आ जाए क्या? देखो, इन्वर्टेड VEQ जो है वो K इंटू 1000 डिवाइड बाई N होता है, या हम ऐसे K इंटू 1000 डिवाइड बाई M इंटू वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। यस, और K क्या होता है? K होता है 1/R L/A, ये होता है। अब इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, अब वैल्यू पुट अप करनी है बस। 1/R जो है रेजिस्टेंस जो है वो 200 है, इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये जो है वो 1 हो गया, इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी, ये हो गई मोलारिटी 0.005, और वैलेंसी फैक्टर तो 2 है, इतना है। ये 0 कैंसिल हो गया, ये 2 5 10 और ये कैंसिल हो गया, 0.001। चेक करें। ओके, अब यहां पे हम बोल सकते हैं 1/0.001 इंटू 2, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 0 और इधर 2, मतलब क्या हो जाएगा 500। आ गया 500 Yes, sir. इनवर्स Yes, CM sir. स्क्वायर इक्विवेलेंट। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, एक देसी नॉर्मल सॉल्यूशन है प्रेजेंट इन
present between two platinum electrode that are 1.8 cm apart, 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, उसको डिप किया गया है, डिप एंड 5.4 cm square are found to be 50 ohm. Then calculate inverted VEQ of solution. बताएं। डेसिनॉर्मल इक्वेशन का क्या मतलब ओके, है? देशी नॉर्मल जो है ना, नॉर्मेलिटी दी गई है, ठीक है। इसकी नॉर्मेलिटी, अगर देशी नॉर्मल सोल्यूशन लिखा हुआ है ना, इसकी नॉर्मेलिटी जो होती है 1/10 होती है। देशी नॉर्मल सोल्यूशन नॉर्मेलिटी 1/10। So 200/3. 200/3 कितना आ रहा है एक्चुअल में? 200/3, उसको और डिवाइड करके आंसर बताओ। ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है 200/3। 66.6. यस, 66.66। यस सर। ठीक है, तो ऐसे इन्वर्टेड VEQ जो है वो K इंटू 1000 डिवाइड बाई N होता है ना। ये देखो 5.4 cm स्क्वायर मतलब क्या है? ये जो है वो लेंथ है और ये एरिया है ना। तो इसको हम 1/r लिख सकते हैं, L/A इंटू 1000 डिवाइड बाई N। मतलब 1/r जो है वो 50 हो गया, L/A 1.8 है और 54 है, सॉरी 5.4 है। ओके, और ये है 1000 और डिवाइड बाई 1/10, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो 1/50 और 18/54 और कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4, ये है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 66.67 समथिंग बच्चे लोग। क्लियर? Yes, sir. यस। ओके, नेक्स्ट है हम लोग कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, है ना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं? तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो वो हम फैक्टर अभी लिख के दे देते हैं। एक है इंटर आयोनिक इंटरैक्शन, दूसरी चीज है नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
तीसरी चीज है विस्कोसिटी, एंड फोर्थ चीज है टेम्परेचर, एंड फिफ्थ है डाइल्यूशन। ओके, ये 5 चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, मतलब अगर इंटर आयोनिक इंटरैक्शन, अगर आयंस का इंटरैक्शन ज्यादा है तो आयंस अगर ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं तो मूव ही नहीं हो पाएंगे, अगर मूव नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब 5 जो है वो फैक्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के ऊपर मतलब डिसाइड करते हैं। ओके, चलो क्लियर हो गया ये सारी चीजें, आज जो पढ़ा हुआ है वो क्लियर है, और बाकी सारी और भी चीजें जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और भी पार्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर करते हैं। ओके, तो जितने चैप्टर्स हैं वो टर्म 2 के, वो सारे एक एक करके हम लोग क्लियर करें। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है। ओके, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। सारे लोग जो है वो प्रेजेंट रहें हमेशा, ताकि तुम लोगों का टर्म 2 के एग्जाम के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन चलती रहे। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।